जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट के पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और ऑब्वियसली मेरी वीडियो है तो मैं तो यही कहूँगा कि देखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग पूछते रहते हो, मैंने उनको इंक्लूड किया है और कुछ अपने मर्जी से सजेशन इंक्लूड किया है। अब ये आपके प्रिपरेशन का लास्ट दौर तो नहीं कहेंगे, मिडिल वाला दौर, एग्जाम है, इसके बाद इंटरव्यू है, तो एग्जाम का लास्ट स्टेज ही चल रहा है। अब आपका एग्जाम कभी भी अनाउंस हो सकता है और उसके कुछ टाइम बाद आपके एग्जाम रहेंगे, तो होप शो कि आपकी प्रिपरेशन अब खत्म ही हो गई होगी, रिवीजन करना बाकी होगा, क्योंकि एक्सक्यूज तो होना नहीं चाहिए, काफी टाइम से आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। पर अभी हम थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। वैसे स्ट्रेटजी एग्जाम के शुरू में बनता है, पर ठीक है, लास्ट में भी हमको देख लेना चाहिए कि कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, किस पे हमको ज्यादा फोकस थोड़ा करना चाहिए, या प्रैक्टिस के लिए टाइम बचाना है तो किसके लिए बचाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्हीं सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपके 5-6 टॉपिक टोटल नजर आ रहे हैं, ये 6 नंबर है, तो इन्हीं 6 टॉपिक में आपका एग्जाम डिवाइडेड है। ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज है। आपके एग्जाम में मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल लिख रखा है, जिसको इन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल जो नॉलेज है आपका, मतलब इसी ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज लिख दिया। प्रोफेशनल नॉलेज के नाम पे इन्होंने केवल 2 सब्जेक्ट्स दिए हैं यहाँ पे। मैकेनिकल से जिस सब्जेक्ट को आप मान सकते हो, क्योंकि पुराने टाइम से वही पढ़ाया जा रहा था, चलो एक सब्जेक्ट में जो मैकेनिकल से मानता हूं उसे मान लेता हूं आईसी इंजन, और एक सब्जेक्ट जो हम ऑटोमोबाइल के मानते हैं, ऑटोमोबाइल में इन्होंने बस कंपोनेंट की बात किया है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में सारा ऑटोमोबाइल भी आ सकता है, केवल उसके कंपोनेंट वाले पोर्शन भी आ सकते हैं। तो ठीक है, उन चीजों को एक कंक्लूड करके कि किस टाइप के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर इसके इक्विवेलेंट की बात करें तो पर्टिकुलर इस एग्जाम में नहीं, दूसरा इसके इक्विवेलेंट एग्जाम होते हैं जो ग्रेजुएशन बेसिस पे आरटीओ एग्जाम्स होते हैं, जहां पे ऑटोमोबाइल एक ब्रॉडर वे में हिस्सा होता है। उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, मैंने पढ़ाया भी है, डिटेल में पढ़ाया है। वैसे मैंने ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आईसी इंजन को भी डिटेल में इसीलिए पढ़ाया हुआ है क्योंकि ये 2 ही सब्जेक्ट आपके मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के नाम पे हैं। तो यहां से मैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट को मान लेता हूं भाई, ठीक है। एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट नहीं है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है। मेरा ऐसा मानना है, या इस प्रेडिक्शन कह लो, प्रोबेबिलिटी कह लो, जो भी कह लो, कि आईसी इंजन चूंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है और ऑटोमोबाइल मैकेनिकल दोनों का हिस्सा है और इसमें दोनों लोग एलिजिबल हैं, तो एक बैलेंस भी मान सकते हैं और एक ये भी मान सकते हैं कि पुराने टाइम से चला आ रहा है, अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनर को मेहनत नहीं करना है, ऑलरेडी क्वेश्चंस बने होंगे, सॉल्यूशन होंगे, उनके कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है आईसी इंजन। इस वजह से मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है। और सिलेबस जो आपका दे रखा है उसमें मैक्सिमम सिलेबस अगर पॉइंट वाइज देखें तो आईसी इंजन का ही है। तो मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि सबसे ज्यादा, और आपका भी होगा, ये कॉमन सेंस की बात भी है, ठीक है। कई सारे रीजन मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएंगे और उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। एग्जामिनर को कम मेहनत करके अच्छे क्वेश्चन बना सकता है वो, और ऑलरेडी पूछे भी गए होंगे। तो ठीक है, यहां से मुझे लगता है कि 70 to 90 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब किसी एक सब्जेक्ट से 70 to 90 क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट को आपको डिटेल में और डीप में पढ़ने की जरूरत है। हालांकि मैंने अपने तरफ से डिटेल में और डीप में ही पढ़ाया हुआ है जो कोर्स है आपका आईटीबीपी का, पर फिर भी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको रिवाइज करिए, फंडामेंटल पे देखिए कितना क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करिए। मैंने भी अपने तरफ से खूब क्वेश्चंस कराए हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश किया हुआ है, पर ये सबसे ज्यादा अगर इसका वेटेज है तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान भी यहां पे देना है, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ध्यान आपको यहीं पे देना है। और ये जो ट्रेंड मैंने आपको लिखा है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये दोनों तरीके से जा सकता है ट्रेंड। अगर यहां से 70 मार्क्स आए तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी ठीक ठाक क्वेश्चन 60 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से, इसको भी मैंने डिटेल में कराया हुआ है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। मैंने कई बार बुक भी आप लोगों को बताया हुआ है। थोड़ा एमसीक्यू की बुक की शॉर्टेज है ऑटोमोबाइल में, पर स्टिल आप पढ़ सकते हो, जैसे कि उपकार, अरिहंत, या फिर जो स्टेट के कई सारे पब्लिशर हैं जो बेसिकली ऑटोमोबाइल एमसीक्यू पब्लिश करते हैं, वहां से कर सकते हो। फंडामेंटल के लिए कृपाल और आरबी गुप्ता मैंने पहले भी कहा हुआ है, तो अगर आप नहीं पढ़े हो अभी तक तो वो पढ़ सकते हो। जिन्होंने कोर्स लिया उनको तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप पीडीएफ रिवाइज करते रहिए, वहीं से आएगा।
ये अपना एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा भरोसा भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ाया था, इंटरव्यू भी मैंने किया हुआ है उनका, जो बीएसएफ में है, एसआई वाली पोस्ट जो होती है। तो मैक्सिमम उस जो पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है ऑटोमोबाइल का, वहीं से क्वेश्चन थे मैक्सिमम का, सारे ही मान लीजिए, कुछ एक आध दो इधर उधर का कर लीजिए, जो अब एग्जैक्टली तो आते नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तो चेंजेस हो ही सकते हैं। तो ठीक है, यहां से ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, या तो यहां से अगर ये 90 तक पहुंच जाता है, आईसी इंजन 90 तक पहुंच जाता है, तो ये थोड़े कम हो जाएंगे और ये 20 तक रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी आपको डिटेल में जितना जहां से भी एमसीक्यूज मिलते हैं, चाहे किसी स्टेट में पूछे गए एमसीक्यूज हैं वो भी कर लेना। ऐसा नहीं सोचना है कि वो स्टेट वाले हैं तो वो यहां पे नहीं आएंगे, वो भी आ सकते हैं। ऑनलाइन आपको मिल रहे हैं सर्च करके, वो भी प्रैक्टिस कर लेना है। फंडामेंटल ठीक रखना है कि अगर मान लीजिए कहीं से नहीं आते हैं, नया ही आ गए, तो आप कर पाओ। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, पर फंडामेंटल जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप सही कर पाओगे कि नहीं, और गलतियां भी होती हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो गलतियां भी होती हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डरिए मत टेस्ट सीरीज से, टेस्ट सीरीज दीजिए। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे, और हमें भी पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो टेस्ट सीरीज तो आप देते रहिए, आपके कोर्स में ही है वो इंक्लूड। ये वाला है ना, ये बड़ा ही आप कह सकते हो अनसर्टेन सा है भाई, इसका कुछ कह नहीं सकते। यहां से खूब ज्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, नहीं भी बनाए जा सकते। जैसे अभी पिछला टेस्ट था आपका, 2 चैप्टर का टेस्ट था, मैंने 100 क्वेश्चन बनाए थे। तो यहां से क्वेश्चन खूब बनाए जा सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, पर अब डिपेंड करता है कि भाई आईटीबीपी किसको देता है, एक्सपर्ट कैसे हैं। जैसे इससे पहले भी ये सिलेबस में था, ये लेजिस्लेशन है, इससे पहले भी जैसे मैं बीएसएफ की बात कर रहा था, वहां के सिलेबस में था, पर जो कैंडिडेट सेलेक्टेड उनसे मैंने पूछा, क्वेश्चन आए थे यहां से, सिलेबस में तो था पर क्वेश्चन नहीं आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। यहां पे चूंकि 3 ही टॉपिक्स हैं पूरे, आपके इन 3 टॉपिक को 160 मार्क्स कवर करना है। ठीक है, एक टॉपिक आईसी इंजन हो गया, एक सब्जेक्ट आपका ऑटोमोबाइल हो गया, और एक सब्जेक्ट इसको भी मान सकते हो क्योंकि ठीक ठाक है, इसमें काफी सारे मैंने लेक्चर्स कराए हुए, मुझे लगता है कि 35 to 40 आवर के लेक्चर कराए हुए हैं। तो ये भी एक सब्जेक्ट है। तो पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि यहां से खूब ज्यादा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अगर ऐसे एक्सपर्ट को दे दिया गया जो इसके बारे में जानता है या पहले से क्वेश्चन बनाया हुआ है, तब तो वो अच्छा खासा क्वेश्चन बना सकता है यहां से। अगर ऐसे लोगों को दिया गया कि मतलब ठीक है, जो पहले से जो एक्सपर्ट हैं आईटीबीपी के, जो क्वेश्चन बनाते रहे हैं, और शायद ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस उतना, मतलब एक्ट का एक्सपीरियंस उतना ना हो, तो कम क्वेश्चन बनाए। यहां पे कम क्वेश्चन लिखने का एक और रीजन है कि यहां पे चांसेस, चूंकि ये लेजिस्लेशन है, तो लेजिस्लेशन में इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि जो चीज वो पढ़ रहे हैं वो पुरानी है कि नहीं, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा ना, कि हो सकता है उसमें बदलाव हो गया हो। तो एग्जामिनर के मन में इस बात का भी फियर होता है कि यार ये लेजिस्लेशन तो है और फ्रीक्वेंटली इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, और मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं पता नहीं इसमें चेंज हो गया हो, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि भाई इतना मेहनत कौन करे, या फिर हम बनाए और वो गलत हो जाए, कोई क्लेम करे। तो एग्जामिनर के अंदर भी थोड़ा सा फियर रहता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है अगर वो बनाना ही चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है कि बाकी के कंपैरिजन में इसका वेटेज कम रहेगा, पर श्योर शॉट नहीं है भाई, इसका रिवर्स भी हो सकता है। किसी ऐसे आदमी को चला गया जो जानता है और उसको पता चल गया कि भाई यहां तो स्टूडेंट भटकेंगे, ऑब्वियसली भटकेंगे क्योंकि ये दोनों तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, आपने खूब पढ़ा हुआ है। यहां अगर उसने अच्छे क्वेश्चन बना दिए तो उसको पता है कि आप लटक सकते हो, मतलब कम स्कोर कर सकते हो। और एक बात और है कि 50% स्कोर भी करना है जनरल वालों को क्वालिफाई होने के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस को, बाकी कैटेगरी वालों को 45 करना है, मतलब 200 में से 100 नंबर लाना भी है। तो ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, और एग्जामिनर पर्सनल किस में इंटरेस्टेड है इस पे डिपेंड करता है। पर मुझे जो, अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा देखें तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कम रहेगा। पर आपको ये एक्सक्यूज नहीं लिखना है, क्योंकि आपको इतना टाइम मिला है कि आपको ये सारा डिटेल में पढ़ना चाहिए, और होप्स हो कि जो सीरियस होंगे पढ़ाई को लेकर वो पढ़ भी लिए होंगे। और बहुत सारे बच्चे टेस्ट में बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है यार कि इसमें मैंने ऐसा पेपर बनाया जो आरटीओ वाले बनाते हैं, क्योंकि आरटीओ वालों को एक्सपीरियंस होता है इसमें क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि इसी पे दिन रात वो काम करते हैं। तो इतने टफ क्वेश्चंस मैंने बनाए थे, या मेरे हिसाब से जो लगा कि बहुत डीप में घुस के पूछे जा सकते हैं, उसमें भी बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं सेटिस्फाई हूं कि वो डिटेल में पढ़े हैं, वो एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे कि यार टाइम कम मिला, ये कम मिला, वो कम मिला। तो होप्स हो कि आप भी कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो कर लेना आप। पर फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है, अभी आपने तैयारी शुरू किया है, तो आपको ज्यादा वेटेज इसको देना है, उसके बाद इसको देना है, उसके बाद इसको देना है। अब देख लीजिए, स्मार्ट पढ़ाई तभी करते हैं जब समय कम हो, पर आपके पास समय कम होने का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब से फॉर्म आया हुआ है, कब से आप तैयारी कर रहे हो।
फिर भी अगर आपके पास है ऐसा कुछ रीजन था आप नहीं पढ़ पाए हो, तो आप प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से और ये वेटेज फॉलो कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ये वेटेज फॉलो होगा आपके एग्जाम में, थोड़ा बहुत वेरिएशन रह सकता है। अब ये जो 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक मिलके 40 मार्क्स इंक्लूड करेंगे। अब आपका मैक्सिमम लोगों का पढ़ने का पूछने का क्वेश्चन ये है कि सर ये 160 नंबर तो हमने तैयार कर लिया है, ये 40 नंबर बताओ आप कहां से पढ़ें। कि ये 40 नंबर के लिए ना भाई बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। पर हाँ, कुछ चीजें मैं आपको जरूर देता हूं। मेरा मानना है कि वहां से कुछ क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहेंगे और कम मेहनत करके आप वो सही कर सकते हो। पहले अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो मुझे लगता है कि ये दोनों सेम होंगे, पर कभी कभी डाउट भी होता है कि भाई क्या मालूम जनरल इंटेलिजेंस में ये एप्टीट्यूड एबिलिटी बोल के कहीं पे एप्टी वाले क्वेश्चन ना पकड़ा दें। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी मैं कम मानता हूं कि नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और जनरल जो रीजनिंग वाले होते हैं ये टॉपिक अराउंड सेम होते हैं ना। जैसे कि आपको कोडिंग, डिकोडिंग, आप ब्लड रिलेशन, सीटिंग, आपको स्टेटमेंट, मतलब से कुछ भी पूछते हैं ना कि भेड़ बकरी है, बकरी लायन है, लायन तोता है और आप भेड़ हो, तो अल्टीमेटली आप क्या हो। भाई हम मान लिए कि आप हमको गधा कहना चाह रहे हो, पर ठीक है हम इंजीनियर है, इतना तो समझ ही लेंगे। तो रीजनिंग का क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप कर लोगे। आपको जरूरत बस इतना है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब मैंने शायद आपके मन में संदेह ना भी रहा हो, कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि यार इंटेलिजेंस में एप्टी नहीं पूछता है, मैं भी ये मान के चलता हूं। पर हो सकता है कि मैंने जैसे कहा ना कि कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भाई हम आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन डालने हैं, तो मे भी कुछ क्वेश्चन डाल दें। तो मैं कहूंगा कि वो अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है, मैं कहूंगा छोड़ दीजिए उसको। आप केवल रीजनिंग पे फोकस करिए, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, और जनरल अवेयरनेस पे फोकस करिए। जनरल अवेयरनेस भी बहुत ब्रॉडर है और रीजनिंग भी है। पर जनरल अवेयरनेस के लिए एक टॉपिक मैं बताऊंगा कि डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज है उसको आप कवर कर ही लेना। और जीके पढ़ने के लिए आप सीएपीएफ का जो जीके वाला पेपर होता है उसको सॉल्व कर लीजिए, सीडीएस वाला जो जीके वाला होता है उसको सॉल्व करिए, और बहुत इच्छा है तो आप जो एनडीए वाला होते हैं कुछ क्वेश्चंस उसमें आते हैं जीके के, तो आप वो भी कर सकते हो। पर रीजनिंग का तो आप कोई भी बुक उठाइए और रीजनिंग के जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हाँ, करंट अफेयर में जो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर हैं वो जरूर करके जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वहां से आपको 3 से लेके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, या फिर मतलब करंट अफेयर पे बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे या डायरेक्टली करंट अफेयर होंगे। तो आप यहां से इतने क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। और रीजनिंग तो मुझे लगता है जितना आएगा आप कर ही लोगे। टाइम की कमी नहीं है, टाइम सफिशिएंट है, यहां से आप टाइम बचा सकते हो आसानी से करके। ये भले टेक्निकल है पर फंडामेंटल क्वेश्चन ही आते हैं। न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी है, पर न्यूमेरिकल रहेंगे वो आपके फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, तो आसानी से आप उनको कर पाओगे। इस इंजन में कुछ न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही होगा। आपकी प्रैक्टिस आएगी तो उसको आसानी से कर सकते हो, या ऑप्शन मैच करके कर सकते हो कि यार इतना है तो आसपास इसके आएगा। बहुत क्लोज नहीं देते हैं आंसर ये, ठीक है, तो आप कर पाओगे आसानी से। तो यहां से टाइम सेव करके आप रीजनिंग में लगा सकते हो कि रीजनिंग को आप ठीक ठाक कर पाओ। पर एप्टी मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं पूछेंगे, वैसे तो जो टॉपिक दिए हैं उसके हिसाब से भी नहीं पूछा जाना चाहिए, पर मैं भी कई बार इस टाइप की चीजें हो जाती हैं कि वो कहते हैं भाई हम एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ये भी इंटेलिजेंस का हिस्सा है, तो मे भी पूछ लें 2-4 क्वेश्चन, तो 2-4 क्वेश्चन ही रहेंगे, तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि उन 2-4-5 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा एक ब्रॉडर सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बल्कि उस टाइम को बचा के आप बाकी टाइम में लगाइए। तो इस तरीके से आप प्लान कर लीजिए भाई। अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया है, वैसे मुझे पता है आपने पढ़ लिया है, रिवाइज करना है, तो रिवाइज करते टाइम भी इस बात का ध्यान रखिए कि किसको ज्यादा टाइम देना है। इसी वेटेज में आपका ये एग्जाम होने वाला है, तो उस हिसाब से प्लान करके आप पढ़ते रहिए। अगर आप कोर्स में इनरोल हो तो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। मैं देख रहा हूं कुछ लोग डरते हैं टेस्ट सीरीज देने में, कमेंट भी आप ग्रुप में करते हो कि भाई हो नहीं पाई है प्रिपरेशन, इसलिए नहीं दे पा रहा हूं या ये हो, तो बंद करिए, जल्दी प्रिपरेशन खत्म करिए, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी आ सकता है। फिर भी आपके मन में कोई अगर संदेह है, अभी भी कुछ पूछना है जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया हूं, क्योंकि जनरली आप यही पूछते हो, जनरली लोग पूछ रहे थे इस 40 मार्क्स को कैसे पढ़ें, तो कोई नहीं बता सकता यार। इतने बड़े सिलेबस में से 40 नंबर पूछे जाने हैं, तो कहीं से बना सकता है बंदा? नहीं, मतलब कुछ 1-2 टॉपिक रहते तो बताते ना कि भाई ये वाला चीज पढ़ लो, आ जाएगा आसानी से। पर इतना ब्रॉडर टॉपिक है तो आपको भी ज्यादा सर पैर नहीं फोड़ना है सिलेबस ढूंढने में कि यार रीजनिंग का कौन सा सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का कौन सा सिलेबस पढ़ूं। नहीं भाई, पढ़ लीजिए, एक तो डिफेंस वाले टॉपिक्स पढ़ लीजिए,
और बाकी कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए जो कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि वो सब कुछ करवा रहे हैं, 2 घंटे का उनका डेली का करंट अफेयर आ रहा है, वो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं होता है, वो टाइम वेस्ट होता है कि आदमी एकदम सब कुछ एक एक वर्ड कोई कुछ भी मतलब मुंह से निकाला नहीं उसको भी करंट अफेयर बना के पढ़ा रहे हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए कोई डेली अगर 10 से 15 क्वेश्चन करवाता है बंदा, तो वैसा वाला यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, वहां से कुछ क्वेश्चन आप ट्राइप कर पाओगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूर पढ़ लेना, और स्पेशली अगर वो डिफेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसीज आई हैं इस टाइम पे, कुछ प्रीवियस पॉलिसीज हैं, कुछ पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज हैं, तो वो जरूर पढ़ लेना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ऐसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो टॉपिक्स को कि कहां पे कम मेहनत करके हम इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि यार है कोई चीज न्यूज में है, तो जब उसके बारे में आप पढ़ो तो थोड़ा अगर कुछ उसका स्टैटिक कुछ उसकी हिस्ट्री है तो वो भी जरूर पढ़ लो कि ये न्यूज में है, तो पीछे वाला पोर्शन भी आप जान लो। ये सब इसलिए कहा जाता है कि यार आप और एग्जामिनर हम दोनों इसी दुनिया में रहते हैं ना। आप वो न्यूज सुन रहे हो तो एग्जामिनर भी सुन रहा है, जब वो एग्जाम पेपर बनाने बैठेगा तो वो सारे टॉपिक उसके दिमाग में भी रहते हैं न्यूज की तरह ना, तो वो उस पर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बना सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन भी बना सकता है। ये कॉमन सी बात है। आप एग्जामिनर होते तो आप भी ऐसा ही करते, कोई टॉपिक न्यूज में चल रहा है वो आपके दिमाग में भी चल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ लोगे आसानी से। मतलब वो टॉपिक चल रहा है, आपको एक टॉपिक दे दिया दुनिया ने कि इस पे क्वेश्चन बनाओ, तो जनरली वैसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, जो अच्छे एग्जामिनर होते हैं कोशिश करते हैं कि वो करंट अफेयर वाला चीज छोड़ के उस पर स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। जो थोड़े एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो वही चीज जो चल रहा है मार्केट में वही पूछ लेते हैं, तो डिपेंड करता है। तो अगर कोई न्यूज है तो उसका पीछे हिस्ट्री वाला पोर्शन भी पढ़ना है, मतलब इतिहास जो उसका है, कुछ बैकग्राउंड है वो भी पढ़ना है। बाकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड 3-4 टॉपिक हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो आपको जानना चाहिए। और रीजनिंग तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सीएपीएफ का जरूर कर लीजिए। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।